हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन IC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोल सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पावर प्लांट पढ़ रहे हैं और पावर प्लांट का ये लेक्चर नंबर 3। आई होप इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पर इसके लिए एक बेच भी अवेलेबल है, जिस बेच के अंदर आपको लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस के सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप आपके प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। साथ में अगर आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए एक क्रिस्प मैनर में डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स के वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज। और साथ में इस सीरीज के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और PDF भी आप यहाँ पर इसकी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो ये पावर प्लांट का लेक्चर नंबर 3 है। इस सेशन के अंदर हम नोजल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जो सेशन थे उसमें हमने बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। ये दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं 2020 क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? For maximum discharge of hot gases through a chimney, the height of hot column producing draught is। तो देखिए यहां पर आपको बताना है, जब मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा तो उस समय हॉट गैसेस बाहर जब निकलेगी चिमनी से, तो हाइट ऑफ हॉट कॉलम प्रोड्यूसिंग ड्रॉट इज। तो जो हॉट गैसेस का कॉलम होगा उसकी हाइट किसके बराबर होगी? तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी का रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, हाइट ऑफ चिमनी इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं वाटर कॉलम इन mm, ये mm है, ये ध्यान रखें। हाइट ऑफ चिमनी इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम इन mm ये कितना होता है? 353 H इंटू 1/T A माइनस MA+1 डिवाइडेड बाय MA इंटू 1/TG। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ चिमनी इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम इन ओके। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर ये H जो है, कैपिटल H जो है, ये क्या हाइट ऑफ चिमनी, और ये है ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम इन ऐसा हम बोल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ गैस कॉलम, तो इन टर्म्स ऑफ गैस कॉलम ड्रॉट जो आता है H डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 353 नहीं आता, ये आ जाता है सिंपल H। ओके, H मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल आ जाता है यहाँ पर MA/MA+1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर रेशियो आ जाता है TA/TG -1। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन क्या है? ये H डैश जो है क्या है? ड्रॉट प्रोड्यूस बाय हॉट गैसेस। ओके, तो यहां पर क्या बोला है? अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये जो रेशियो है TG/TA जो है, ये बन जाता है आपका MA/1 + MA। ये कंडीशन आप ध्यान रखें। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज TG/TA, टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेस और टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? MA/1 + MA। तो यहां पर अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हो, यहां पर अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो क्या बनेगा? ये H डैश इज इक्वल टू H इंटू MA/1 + MA।
मल्टीप्लाई बाय टी ए अपॉन टी जी। टी ए अपॉन टी जी कितना बन जाएगा, 1 प्लस एम ए अपॉन एम ए माइनस 1। तो ये टर्म इससे, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाए। अच्छा, एक्चुअली में ये 2 होता है, यहाँ पर ध्यान रखें, इट विल बी 2 एम ए। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई इसमें 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये टर्म 1 बन जाती है, तो एच डैश बराबर क्या बन जाता है, एच बन जाता है। एच डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। और यहाँ पर विल मेक ए मिस्टेक, इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस एम ए डिवाइडेड बाय एम। ओके, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। एम ए और 1 प्लस एम ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर 2 बनेगा, तो 2 माइनस 1 1, और ये एच डैश इक्वल टू एच। तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज द हॉट गैसेस थ्रू ए चिमनी द हाइट ऑफ हॉट कॉलम प्रोड्यूसिंग ड्रॉट इज इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी। ये क्या होगा, इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी। ये एच डैश क्या है, ड्रॉट प्रोड्यूस बाय हॉट गैसेस, और ये एच जो है ये क्या है, ये भी ड्रॉट है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज है तो उस केस में जो ड्रॉट प्रोड्यूस होगा हॉट गैसेस कॉलम से, वो किसके बराबर रहेगा, हाइट ऑफ चिमनी के बराबर रहेगा। ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following statement is correct for स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या, बॉयलर सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बॉयलर की जो सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर। सेकंड क्या है, बॉयलर प्राइमरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर सेक्शन, सुपर हीटर सेक्शन एंड रीहीट सेक्शन। ओके, थर्ड, बॉयलर प्राइमरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर सेक्शन, इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर सेक्शन। डी ऑप्शन है, बॉयलर सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर सेक्शन, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बॉयलर की जो प्राइमरी हीट ट्रांसफर सरफेस होती है वो इवोपरेटर होती है, और बाकी सेकेंडरी में आपका सुपर हीटर आ जाता है, इकोनोमाइजर आ जाता है, एयर प्रीहीटर आ जाता है। तो यहाँ पर बॉयलर प्राइमरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर सेक्शन, इकोनोमाइजर। देखिए ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, बट इसमें बॉयलर प्राइमरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर सेक्शन, इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर सेक्शन, तो ये चीज गलत है। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा केयरफुली आंसर करना होगा। बॉयलर प्राइमरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर सेक्शन, सुपर हीटर, तो ये भी नहीं होगा। बॉयलर सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड इवोपरेटर, इवोपरेटर सेकेंडरी में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बॉयलर सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर। ये स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस में कौन कौन इंक्लूड रहता है, ये ध्यान रखें, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर, दे आर कॉल्ड एज ए सेकेंडरी हीट ट्रांसफर सरफेस। देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं हम। 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन डेवलपमेंट ऑफ स्टीम जनरेटर। देखिए स्टीम जनरेटर मतलब ये बात चल रही है किसकी, बॉयलर की ही बात चल रही है। तो इनके जनरेशन का आपको ऑर्डर बताना है। तो इनके जनरेशन का अगर आपको ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो बॉयलर बने थे वो कैसे बॉयलर थे, फायर ट्यूब बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर थे। उसके बाद में वाटर ट्यूब बॉयलर, और वाटर ट्यूब आज की जनरेशन में तो क्रिटिकल बॉयलर हम यूज करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं मोनोट्यूब बॉयलर। क्या बोलते हैं, मोनोट्यूब बॉयलर। मोनोट्यूब बॉयलर का एग्जांपल हो जाएगा आपका बेंसन बॉयलर।
देखिए यहाँ पर कोई ड्रम नहीं होता है, केवल ट्यूब होती है, इसलिए इसे बोला जाता है मोनोट्यूब बॉयलर। तो जनरेशन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस की सबसे पहले फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, देन मोनोट्यूब बॉयलर। अभी फिलहाल मोनोट्यूब बॉयलर पर आ चुके हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर लो प्रेशर डेवलप करने के लिए यूज़ करते थे, वाटर ट्यूब बॉयलर उससे भी हाई प्रेशर, और मोनोट्यूब बॉयलर जिसमें कोई ड्रम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली वो जो फीड वाटर होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्टीम में, तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्यूब बॉयलर। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, एट विच लोकेशन ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल डज द सॉक बाउंड्री लेयर इंटरेक्शन टेक प्लेस। सॉक बाउंड्री लेयर इंटरेक्शन टेक प्लेस। अब देखिए अगर आपने मैक नंबर पढ़ा हो, मैक नंबर क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो मैक नंबर अल्टीमेटली ये बताता है आपको कि शॉक वेव क्रिएट होगी या नहीं हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा कि नहीं। तो अगर मैक नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसमें वहां पर शॉक वेव क्रिएट होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये बात ध्यान रखें। अब क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, एट विच लोकेशन ऑफ अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। देखिए नोजल जो है वो कन्वर्जिंग भी होती है और नोजल जो है वो डाइवर्जिंग भी होती है, तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल बन गई। अब क्वेश्चन पूछा गया है, एट विच लोकेशन ऑफ अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल डज द शॉक बाउंड्री लेयर इंटरेक्शन टेक प्लेस। तो देखिए जब यहां पर फ्लो होगा तो ये नोजल की तरह एक्ट करा है, जब मैक नंबर क्या होगा, एक से कम होगा, कन्वर्जिंग पैसेज। डाइवर्जिंग पैसेज नोजल की तरह कब एक्ट करता है, जब मैक नंबर क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, और इस थ्रोट पर मैक नंबर जो होता है कितना होता है, 1 होता है। और जब भी मैक नंबर एक से अधिक होगा तो यहां पर क्या होगा, शॉक वेव डेवलप होगी। तो किस पोर्शन में आपको शॉक वेव देखने को मिलेगी, डेफिनेटली इन डाइवर्जिंग पोर्शन यू विल बी सी द शॉक वेव, क्योंकि वहां पर मैक नंबर क्या रहेगा, एक से अधिक रहेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, नोचल बोले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन ए स्टीम नोजल इज टू। देखिए अगर मैं बात करूं, नोजल है हमारे पास और नोजल में फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा, नोजल में फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा। देखिए अगर नोजल है तो नोजल का काम क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, तो फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, नो डाउट। तो इंक्रीज वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से ऐसा नहीं होगा, इंक्रीज वेलोसिटी नहीं होगा, डिक्रीज वेलोसिटी हो सकता है, तो ऑप्शन सी और डी हो सकता है, ए और बी को हम क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी, जितना मिलना चाहिए एग्जिट पर उतना नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो ड्राइनेस फ्रिक्शन की बात की गई यहाँ पर। ड्राइनेस फ्रिक्शन हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होगा, अब देखिए ये जो वेलोसिटी डिक्रीज होगा इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट डेवलप होगी, और फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट डेवलप हुई तो यह हीट क्या करेगी, जो भी फ्लूइड पास हो रहा है, जैसे कि आपका लिक्विड है, तो उस लिक्विड को क्या करेगी, वेपराइज कर देगी, वेपराइज कर देगी तो मास ऑफ वेपर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ड्राइनेस फ्रिक्शन जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेलोसिटी जो होगी डिक्रीज होगी, बट ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। और ड्राइनेस फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज होगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन, मास ऑफ वेपर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इज सेड टू बी चॉक। ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल जो है इसको हम बोलेंगे चौक। कब बोलेंगे चौक, देखिए चौकिंग की कंडीशन कब आती है, व्हेन द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इज अचीव, व्हेन क्रिटिकल प्रेशर इज अचीव। और क्रिटिकल प्रेशर कब आता है, जब थ्रोट पर क्या हो जाता है, कैसा फ्लो होता है, सोनिक फ्लो होता है। और क्रिटिकल प्रेशर के समय, मतलब अगर आपका क्रिटिकल कंडीशन आ गई है उस समय क्या होगा, मास फ्लो रेट जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मास फ्लो रेट मैक्सिमम रहेगा। और
उसके बाद में मास फ्लो रेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा अगर बैक प्रेशर को आप कम भी करोगे तो ये आप डायरेक्टली ध्यान रखें, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल इज सेट टू बी चोक, क्रिटिकल प्रेशर अटेन एट द थ्रोट और वेलोसिटी एट द थ्रोट बिकम सोनिक। क्रिटिकल प्रेशर आ जाएगा अगर होगा तो थ्रोट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सोनिक, मतलब मैक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वेलोसिटी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, √c गामा RT। सोनिक वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, गामा RT के बराबर हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक्सिस वेलोसिटी बिकम सुपरसोनिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1 और 2 जो रहेगा क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्रिटिकल प्रेशर का रिलेशन क्या होता है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए फ्लो थ्रू ए कन्वर्जेंट नोजल द रेशियो ऑफ बैक प्रेशर टू द इनलेट pressure is given by the relation. Back pressure to the inlet pressure is given by this relation. Pb upon P1 is equal to 2 upon gamma plus 1 की पावर gamma upon gamma minus 1। तो ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन, ये रेशियो जो है ये कहलाता है आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो अब यहां पर क्या बोला गया है, देखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो वो प्रेशर रेशियो होता है जो कि जिसके बाद में मास फ्लो रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद में मास फ्लो रेट में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये अगर प्रेशर, जैसे इनलेट का प्रेशर P1 जो भी है, P1 सपोज 10 बार है, और ये P2 जो है PB बैक प्रेशर जो है P2, ये इसके बराबर हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो उसके बाद में इस PB को अगर आप कम भी करोगे, मतलब बैक प्रेशर को कम करोगे, मतलब ये PB जो है यहाँ पर बैक प्रेशर है, एग्जिट का जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं P2। तो P2 जो है, मतलब PB जो है, ये PB जो है, ये अगर P2 के बराबर हो जाता है क्रिटिकल प्रेशर, तो उस समय मास फ्लो रेट जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा, चोक्ड कंडीशन हम उसको बोलेंगे। और इस फर्दर इस PB को कम भी करते हैं हम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मास फ्लो रेट में। तो अब देखिए क्या है, और बल्कि वहां पर शॉक वेव क्रिएट होगी। तो क्या बोला है, इन फ्लो थ्रू ए कन्वर्जेंट नोजल द रेशियो ऑफ बैक प्रेशर। देखिए यहाँ पर सपोज हमारा ये स्टोरेज रिजर्वायर है, यहाँ पर जो प्रेशर है इसको हम बोलते हैं बैक प्रेशर, और यहाँ पर जो प्रेशर है इसे हम बोलते हैं P1, और यहाँ पर जो प्रेशर है इसको हम बोलते हैं P2। बैक प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर इज गिवन बाय द रिलेशन। ये बैक प्रेशर और इनलेट प्रेशर ये। अब क्या बोला है, इफ द ब्रेक प्रेशर इज PB is given in above equation, then if the back pressure is lower, बैक प्रेशर को हम क्या करें, कम करें। क्या बोला है, द फ्लो इन द नोजल इज सबसोनिक, ए शॉक वेव एग्जिस्ट इनसाइड द नोजल, द गैसेस एक्सपांड आउटसाइड द नोजल एंड शॉक वेव अपीयर आउटसाइड द नोजल। देखिए यहां पर ये जो P2 है P1, इन दोनों का रेशियो फिक्स हो गया। इसके बाद में अगर आप इस प्रेशर को कम भी करते हो तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, शॉक वेव अपीयर होगी, और ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, आउटसाइड द नोजल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डेफिनेटली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। द गैसेस, यहां पर क्या होगा, गैसेस का एक्सपांशन होगा, द गैसेस एक्सपांड आउटसाइड द नोजल एंड शॉक वेव अपीयर आउटसाइड द नोजल। यहां पर शॉक वेव अपीयर होगी क्योंकि यहां पर क्रिटिकल कंडीशन अचीव हो गई ना, यहाँ पर मास फ्लो रेट क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अंदर नोजल के कुछ भी नहीं होगा, जो भी चीज आपको देखने को मिलेगी वो बाहर देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर एट द इनलेट ऑफ ए स्टीम नोजल। देखिए स्टीम नोजल है अपने पास, यहाँ पर टोटल प्रेशर हमें दे रखा है, यहाँ पर टोटल प्रेशर दे रखा है कितना, 186 किलो पास्कल, और क्या बोल रखा है, स्टैटिक प्रेशर दे रखा है, ये दे रखा है 178 किलो पास्कल। ओके, रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल प्रेशर एट द एग्जिट, यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है ये दे रखा है 180 किलो पास्कल,
और यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर हमें दे रखा है कितना, 100 किलो पास्कल। ओके, क्या बोला, देन द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास इन द नोजल विल। देखिए लॉस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, तो जो प्रेशर में चेंज आएगा वही तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ये सुनो। तो प्रेशर में चेंज, तो प्रेशर में कौन से में चेंज, ये ध्यान रखें, तो टोटल प्रेशर, मतलब इनलेट पर जो टोटल प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर एट इनलेट, ये किसके बराबर रहेगा, टोटल प्रेशर एट आउटलेट प्लस एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनलेट पर कितना हो जाएगा 186, आउटलेट पर कितना रहेगा 180, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। स्टैटिक प्रेशर से मतलब नहीं, हमें टोटल प्रेशर देखना होगा, टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए दोनों इनलेट और एग्जिट पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये स्टैटिक प्रेशर अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये स्टैटिक प्रेशर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ध्यान रखें टोटल प्रेशर आपको देखना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 होना चाहिए, यस 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अंडर आइडियल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट ऑफ नोजल फॉर ए हीट ड्रॉप ऑफ 400 किलोजूल पर केजी विल बी अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन अपन कई बार देख चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2000 इनटू चेंज इन एंथैल्पी, हीट ड्रॉप हो या चेंज इन एंथैल्पी हो, बात बराबर। तो यहां से आप ये वैल्यू पुट करेंगे 2000 इंटू 400, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2000 इंटू 400, ये जाएगा आपका 894। तो 894 मीटर पर सेकंड, तो नियर अबाउट वी कैन राइट इट 900। तो आंसर हम जो मानेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 900। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं, यस 94 आ रहा है तो उसको आप 900 मान लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमें दिए। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है, डी लेवल नोजल इज ए सबसोनिक नोजल, सुपरसोनिक नोजल इज कन्वर्जिंग पैसेज एंड सबसोनिक डिफ्यूजर इज ए डाइवर्जिंग पैसेज। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहां से आप ध्यान रखें। देखिए जो शेप होता है नोजल का, इट विल डिपेंड ऑन मैक नंबर, और वो जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहां पर नोजल की, तो नोजल में मेन पर्पस होता है हमारा वेलोसिटी को बढ़ाना। नोजल में मेन पर्पस होता है वेलोसिटी को बढ़ाना। नोजल करता है क्या है, वेलोसिटी को ही बढ़ाता है। तो अगर मेक नंबर की वैल्यू x से कम है तो कन्वर्जिंग शेप होगा नोजल का, और अगर मेक नंबर की वैल्यू x से ज्यादा है तो नोजल किसको कहेंगे, इस डाइवर्जिंग पैसेज को हम क्या कहेंगे, नोजल कहेंगे। ये नोजल, नोजल आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मेक नंबर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं डिफ्यूजर की, तो डिफ्यूजर का भी यही सीन है। इन जनरल अगर अपन बात करें डिफ्यूजर की, तो वेलोसिटी को कम करने का काम होता है, प्रेशर को बढ़ाने का काम होता है डिफ्यूजर का। जैसे कि पंप में हम यूज करते हैं, कंप्रेसर में हम यूज करते हैं, डिफ्यूजर का परफेक्ट एग्जांपल। तो डिफ्यूजर जब मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी तो ऐसा डाइवर्जिंग पैसेज रहेगा, और
मैक नंबर की वैल्यू x से अधिक रहेगी तो डिफ्यूजर का क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो कन्वर्जिंग रहेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नोजल जो है हमेशा कन्वर्जिंग होगी या डिफ्यूजर हमेशा डाइवर्जिंग हो। इट डिपेंड्स ऑन द मैक नंबर। मैक नंबर की वैल्यू अगर एक से अधिक है तो नोजल जो है वो ये एक डाइवर्जिंग पैसेज बन जाएगा और डिफ्यूजर जो है एक कन्वर्जिंग पैसेज बन जाएगा। तो अब स्टेटमेंट 2 को पढ़िए। सब सुपरसोनिक नोजल इज कन्वर्जिंग पैसेज। ये सुपरसोनिक है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 2 गलत है, 2 गलत है मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या है? सबसोनिक डिफ्यूजर इज द डाइवर्जिंग। ये सबसोनिक डिफ्यूजर इज डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग ही तो है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही, मतलब ओनली थ्री जो रहेगा क्या रहेगा? सही रहेगा। बात समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? इन स्टीम नोजल इनलेट प्रेशर ऑफ अ सुपर हीटेड स्टीम इज 10 बार। इनलेट प्रेशर मतलब इनिशियली जो प्रेशर में दे रखा है 10 बार दे रखा है। सुपर हीटेड स्टीम में ध्यान रखें, सुपर हीटेड स्टीम इज 10 बार। द एग्जिट प्रेशर इज डिक्रीज फ्रॉम 3 to 1 बार। एग्जिट प्रेशर जो है पहले 3 था, अब 3 से हमने क्या कर दिया? 1 बार कर दिया और डिक्रीज कर दिया। ओके, ये स्टीम नोजल अपने पास। इनलेट प्रेशर है 10 बार, एग्जिट प्रेशर 3 था, 3 से और कम कर दिया हमने, 1 कर दिया। ओके, द डिस्चार्ज रेट। अब डिस्चार्ज रेट आपको बताना। देखिए अगर मैं बात करूं क्या कंडीशन होती है कि अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्चार्ज रेट की, तो ये जो प्रेशर है अगर यहाँ पर मैंने 10 रखा है इसको, ये प्रेशर अगर 10 बार है और यहाँ पर भी 10 बार है, तो आप खुद बोलेंगे कि यहाँ पर कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्चार्ज जो हमेशा होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जिस जैसे मैं यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करता जाऊंगा, डिस्चार्ज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। डिस्चार्ज जो है क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बट एक लिमिट के बाद में ये डिस्चार्ज जो है ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये प्रेशर रेशियो होता है P2/P1 और यहाँ पर मास फ्लो रेट होता है डिस्चार्ज। तो एक लिमिट के बाद में डिस्चार्ज जो है क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जिस प्रेशर रेशियो पर कम होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। अभी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो डिपेंड करता है कि नोजल आपका किस तरह का है, मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है। इस सुपर हीटेड तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि इसके लिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना होता है। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये रिलेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। PC/P1 इज इक्वल टू 2/n+1 की पावर n/n-1। यहाँ पर ध्यान रखें n की वैल्यू 1.3 होती है सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू 1.3 रखेंगे तो PC जो है क्रिटिकल प्रेशर कितना जाएगा? 0.546। ये वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्टली, मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पर अगर इनलेट का प्रेशर 10 है तो क्रिटिकल प्रेशर कितना जाएगा? 5.46 बार आ जाएगा। 5.46 बार आ जाएगा। इसका मतलब इससे कम प्रेशर करने पर, मतलब ये प्रेशर आ गया हमारा 5.46 बार। 10 से अगर हम धीरे धीरे कम करें 9, 8, 7, 5, 5.46, तब तक मास फ्लो रेट जो है क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद में अगर आप प्रेशर और भी कम भी कर देते हो, 3 बार कर देते हो, 1 बार कर देते हो, तब भी जो डिस्चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं चॉक्ड कंडीशन। बात समझ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि 3 बार से 1 बार कर दिया तो डिस्चार्ज रेट में क्या होगा? तो रिमेन कांस्टेंट। डिस्चार्ज रेट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखें। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था होता है यहाँ पर कि 6 बार है, 6 से हमने 5 कर दिया, ओके, तो डिस्चार्ज रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। 8 है, 8 से हमने 7 कर दिया तो डिस्चार्ज रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद में अगर उसको हम कम करते हैं तो वहां पर डिस्चार्ज रेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? एयर फ्रॉम ए रिजर्वायर इज टू बी पासेस
थ्रू ए सुपरसोनिक नोजल, रिजर्वायर से एयर को हम पास कर रहे हैं, ये रिजर्वायर हमारे पास एक सुपरसोनिक नोजल से हम इसको पास कर रहे हैं, सुपरसोनिक नोजल ये होगी, सो दैट द जेट विल हैव ए मैक नंबर, मैक नंबर की वैल्यू क्या है, 2 है। इफ द स्टैटिक टेम्परेचर ऑफ द जेट इज नॉट टू बी लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट इसको हम बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एयर इन द रिजर्वायर शुड बी, यहाँ का टेम्परेचर आपको निकालना है, तो इसके लिए एक डायरेक्टली रिलेशन है जो कि आप लोग डायरेक्टली ध्यान रखें, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूं ताकि आप इस रिलेशन को याद रख पाए। ओके, तो ये जो टेम्परेचर है ये आपका स्टैटिक टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस, और T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर पूछा था ना रिजर्वायर का, तो ये T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हमें दी गई है, इसको आप पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 540 केल्विन आएगा, तो इसमें डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 267, मतलब ऑप्शन बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बस सीधे रखा है बाय मिस्टेक, ऑप्शन बी जो रहेगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 267 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द करेक्टली द शेप ऑफ ए सुपरसोनिक डिफ्यूजर। देखिए सुपरसोनिक डिफ्यूजर की बात चल रही थी, मैंने आपको बता दिया था डिफ्यूजर जो होता है एक तो ये होता है डिफ्यूजर, ये भी होता है, मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम, मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो इसे ही तो बोलेंगे अपन सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जब मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी, तो ये क्या कहलाएगा आपका सुपरसोनिक। तो कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पर, डेफिनेटली ऑप्शन ए ही जो रहेगा, ये क्या कहलाएगा, सुपरसोनिक डिफ्यूजर कहलाएगा। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी वी बाई वी इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू नोजल इज गिवन बाय, ये रिलेशन अपन थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होता है पीसी बाई P1 इज इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n माइनस 1, ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए जो रिलेशन अपन ने पढ़ा था उसमें मेक क्रिटिकल कंडीशन आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और प्रेशर रेशियो जो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 की पावर गामा माइनस 1 गामा अपॉन गामा माइनस 1, तो वहां पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं अगर आप लोगों को पता हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर आइसेंट्रोपिक नोजल फ्लो विद द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.5। देखिए क्वेश्चन में गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5, अब हमसे पूछा है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होगा, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होगा इसके लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रिलेशन जो है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, P2 बाई P1 इज इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n माइनस 1, वैल्यू को आप पुट कर दीजिए क्या बनेगा 2 अपॉन 1.5 प्लस 1 टू द पावर 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन 2.5, तो 2 अपॉन 2.5 0.8 आएगा, यस ये आएगा 0.8 टू दी पावर 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 0.8 टू दी पावर 2, 0.8 टू दी पावर 2 आना चाहिए, 3 तो नहीं आना चाहिए, अच्छा 3 बनेगा ना, 2 नहीं बनेगा, 3 बनेगा, ये मिस्टेक ना करें। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो इस सेशन में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे, इसके बाद वाला जो सेशन रहेगा इसमें हम मेनली जो स्टीम टरबाइन है, कंप्रेसर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन।
और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसको जरूर मेंशन करें। और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।